बहुत बहुत स्वागत बच्चों आपका। आज हमने डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ख़त्म किया विद इट्स एप्लीकेशन एंड मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट भी हम लोगों ने बाकायदे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस को फिनिश कर लिया है। अब जो हमारा बहुत ही मेजर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है इंटीग्रेशन। क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन। ठीक, हमें अब ये देखना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपके 12th के लिए, आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें भी मैथ्स इंटर लेवल की पूछी जाती है, एंड आल्सो फॉर फर्दर स्टडीज़। आपको हायर मैथमेटिक्स आप जो भी करेंगे, बीटेक करेंगे, बीएससी करेंगे, एनीथिंग, इंटीग्रेशन फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप कोई भी कोर्स में किसी में भी एडमिशन लेंगे, अगर साइंस स्ट्रीम से हैं आप, चाहे मैथ पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, ऑल्दो इन केमिस्ट्री यू हैव टू यूज़ द इंटीग्रेशन। तो इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यू कांट स्किप दैट। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपका ये 12th पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से हमें समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है। जैसे डिफरेंशिएशन कुछ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है तो इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। ऐसी छोटी छोटी बातों को हम लोग पहले डेवलप करेंगे, छोटी छोटी जानकारियाँ उनके बारे में इकट्ठा करें और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे। ठीक, तो पहले थोड़ा सा बात हम लोग डेरिवेटिव पे कर लेते हैं कि हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, इससे क्या मिलता है हमें। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि इसी से रिलेटेड है इंटीग्रेशन, लेकिन आपको जानकर सरप्राइज़ होगा कि सबसे पहले जब ये इन्वेंशन हुआ था, इसकी डिस्कवरी हुई थी, कंस्ट्रक्शन हुआ था, वो पहले इंटीग्रेशन का ही हुआ था। इंटीग्रेशन के बाद आपका डिफरेंशिएशन आया था, लेकिन यहाँ पर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इंटीग्रेशन को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये जो आपके में है, आपके सिलेबस में है, वो सिंपलेस्ट मेथड है इंटीग्रेशन को देखने का। और वो तरीका क्या है? इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसीलिए पहले हम लोग डेरिवेटिव पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले डेरिवेटिव को समझना बहुत ज़रूरी है। डेरिवेटिव जैसे मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दिया है f(x), ठीक, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है, हमें कहा जाता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमें काम करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है। मीन्स जो वेरिएबल हमारा चेंज हो रहा है वो x चेंज हो रहा है, x को हम चेंज कर रहे हैं x प्लस dx या डेल x जो भी कहें, तो y हमारा कैसे चेंज होगा इस बात को हम निकालते हैं। तो वो क्या कहलाता है? fx का डेरिवेटिव कहलाता है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? d बाई डी एक्स ऑफ fx। ठीक, पढ़ते कैसे हैं? डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, या इसी को हम लोग f डैश x से भी दिखाते हैं। ठीक, यहाँ पर ये अंडरस्टूड होता है कि जो फंक्शन है वो x का है, इसका मतलब जो डेरिवेटिव हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का इतना मतलब होता है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है, अगर उसमें हम x को चेंज करें, वेरिएबल x में हम चेंज लाएं, तो y जो हमारा y इक्वल्स टू fx मेन फंक्शन है वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक, ये होता है डेरिवेटिव। अब ज्योमेट्रिकली क्या ये रिप्रेजेंट करता है? ये तो मैथमेटिकल हुआ। ज्योमेट्रिकली किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? मान लीजिए हमने fx को डिफरेंशिएट किया, और ठीक है डिफरेंशिएशन होगा तो किसी पॉइंट पर होगा। मान लीजिए x इक्वल्स टू a पर हमने डिफरेंशिएट किया, x के कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर हमने डिफरेंशिएट किया। तो इसकी भी बात हम लोगों ने की थी कि ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मान लीजिए ये फंक्शन है, ये इसका ग्राफ है। ठीक, कोई भी ग्राफ हो सकता है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो अगर x बराबर a हम पॉइंट लें, x इक्वल्स टू a, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट हमें इसके ग्राफ पर मिलेगा और यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो जो डेरिवेटिव ये वैल्यू आएगी, ये जो भी वैल्यू आएगी, ये टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। भाई मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, तो जो d बाई डी एक्स आएगा fx, जो d बाई डी एक्स fx आता है एट x बराबर a, ये टेंजेंट के स्लोप को x बराबर a पर रिप्रेजेंट करता है। मीन्स ये tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट।
स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, थोड़ा सा और डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स, अगर हम सम ऑफ टू फंक्शन का निकालें मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालें, तो जो डेरिवेटिव होता है वो एज ए लीनियर ऑपरेटर काम करता है। मीन्स ये एफ एक्स पर अलग हो जाता है, मीन्स हम एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लें और जी एक्स का डेरिवेटिव निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें। अब ये प्लस माइनस दोनों के लिए काम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको कहते हैं कि लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक, इसको क्या कहते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी, कि लीनियरली अलग अलग हो जा रहा है, लीनियर ऑपरेटर। तो डेरिवेटिव कैसे काम करता है, लीनियर ऑपरेटर की तरह। हमने ये भी देखा कि अगर हमें डी बाई डी एक्स निकालना हो, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है इनटू एफ एक्स है, तो इस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव लीनियर ऑपरेटर की तरह काम करता है। मीन्स कांस्टेंट बाहर आ जाता है और जो डेरिवेटिव करते हैं वो सिर्फ एफ एक्स का करते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ इसलिए बता रहे कि सीधे ये ट्रांसलेट हो जाएंगे आपके इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन भी आपका इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। बात ठीक है, चलिए आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए जैसे हमें कोई फंक्शन दिया है, उसके डेरिवेटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये क्या कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ, क्या लिखा हुआ है, ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखा हुआ है। अब ऐसे ही अगर हमें इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करना हुआ, कि अगर हम इंटीग्रेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग है, बस डेरिवेटिव की जगह इंटीग्रेशन आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मतलब होता है। ठीक है, तो इस नोटेशन से भी आप फेमिलियर हो जाइए। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये क्या है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पर एफ वाई डी वाई कर देते, मीन्स जो इंटीग्रेशन हो रहा है वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। एफ यू डी यू कर देंगे, मीन्स इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो जो भी यहाँ होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम लिख दें एफ ऑफ लॉग एक्स, तो अब डी एक्स नहीं लिखेंगे, डी ऑफ लॉग एक्स। ठीक, अब जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। मीन्स जो हमारा फंक्शन जिसका है हमें उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है। बट हम लिख दें एफ ऑफ साइन एक्स, डी एक्स नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, डी ऑफ साइन एक्स। मीन्स हमें जो इंटीग्रेट करना है वो डी ऑफ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो एफ एक्स डी एक्स सिर्फ एक नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है कि एक्स के जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो जिसका फंक्शन होगा, जैसे यहाँ लॉग एक्स का फंक्शन है तो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, साइन एक्स का फंक्शन है तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। बात ठीक है, बस इतना सा नोटेशन है। आइए बात करते हैं कि ये डेरिवेटिव से कैसे रिलेटेड है। मान लीजिए रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है, क्यों हमने पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा उसके बाद हमने इंटीग्रेशन को पढ़ा। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए, डिफिनीशन है कि अगर किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, मान लीजिए स्मॉल एफ, वो कोई और फंक्शन मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स आ जाता है, भाई एक्स का फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट करेंगे जो फंक्शन आएगा एक्स का होगा या कांस्टेंट होगा, बट उसको भी हम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा है किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कैपिटल एफ एक्स के बराबर है, तो जो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, स्मॉल एफ एक्स हो जाएगा। देखिए इनवर्स प्रोसेस हो गया, एफ
एफ एक्स का स्मॉल एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स, तो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ एक्स। मीन्स यहाँ पर हो क्या रहा है, दोनों साइड को इंटीग्रेट किया जा रहा है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स। अब ये फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इधर क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो डिफ्रेंशिएशन है उसने इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर दिया, या कहें जो इंटीग्रेशन है उसने डिफ्रेंशिएशन को कैंसिल आउट कर दिया, और ये दोनों आपस में कट गए तो बचा क्या, एफ एक्स, और ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से एक बात और हमें पता चल रही है कि जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, अगर दोनों एक साथ हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है तो कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव वो फंक्शन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, यही रिलेशन है डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में। अब इससे बहुत हमें सहूलियत मिलती है कि जितने भी हमने डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े हैं, जितने भी, उन सब फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर छोटी सी और, कभी कभी क्या होता है कि जो मान लीजिए हमें कैपिटल एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स आया है, ठीक है, मान के चलते हैं, कभी कभी क्या करता है, लिमिट दे देता है। मीन्स यहाँ पर कहेगा कि ठीक है, इंटीग्रेशन तो आप निकालिए लेकिन किसी लिमिट में निकालिए, x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी के बीच में। ठीक है, x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी के बीच में अगर ऐसा दिया है तो आप भी यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू बी, और सबसे पहले आप अपर वैल्यू उसमें रखेंगे, मीन्स स्मॉल एफ बी, और माइनस करेंगे फिर लोअर वैल्यू रखेंगे, मीन्स स्मॉल एफ ए। ठीक, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट लिमिट, क्योंकि इसमें लिमिट दे दिया ना, फाइनाइट लिमिट, फाइनाइट इंटीग्रेशन, चूँकि हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक, अगर लिमिट नहीं दिया है तो सिंपली कैपिटल एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स, लेकिन अगर लिमिट दे दिया तो आपको इसी स्मॉल एफ एक्स में पहले अपर वैल्यू रखना है, फिर माइनस करके लोअर वैल्यू रखना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और इस इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, फाइनाइट इंटीग्रेशन, क्योंकि जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसी लिमिट के बीच में हो रहा है। ठीक, तो ये मतलब होता है फाइनाइट। अब देखिए फाइनाइट का मतलब क्या है, जैसे डिफरेंशिएशन में हमारा ग्राफ होता था, मान लीजिए फंक्शन का ग्राफ ये, हमने कहा इंटीग्रेट करिए x बराबर a से x बराबर b के बीच में। ठीक, ये हमारा जो फंक्शन है वो कैपिटल एफ एक्स है जिसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। आपको कह दिया x बराबर a और x इक्वल्स टू बी के बीच में आप इसको इंटीग्रेट करिए, तो इसका मतलब ये होता है कि ठीक है, ग्राफ तो यहाँ से यहाँ तक है, पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, लेकिन कह दिए कि पूरे फंक्शन को आप इंटीग्रेट मत करिए। ठीक, आपको एक सर्टेन लिमिट दे दिया, मान लीजिए x इक्वल्स टू a यहाँ है और x इक्वल्स टू b यहाँ है। ठीक, ये आपसे कह दिया, तो आपको सिर्फ इतने पार्ट को, फंक्शन के इतने ही पार्ट को इंटीग्रेट करना है, इतने ही पार्ट को। ठीक, और इसका भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अगर फाइनाइट लिमिट नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है, तो आप उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं बता पाएंगे। ठीक, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर लिमिट फाइनाइट है, x बराबर a से x बराबर b के बीच में है, इसकी बात हम लोग फिर से लास्ट वाली एक्सरसाइज में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया जा रहा है। तो अगर लिमिट के बीच में इंटीग्रेट होता है तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस। देखिए इसके नीचे नहीं जाएंगे, बस जहाँ तक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक, सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई लिमिट नहीं है, कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी वहाँ आपसे नहीं पूछेगा, कुछ आप रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जो इंटीग्रेशन है फंक्शन का वो एक लिमिट के बीच में है, x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी में, a और b यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है, तो ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो जो एफ बी माइनस एफ ए होगा, एफ बी माइनस एफ ए, वो रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स बाउंडेड बाई द एक्स एक्सिस एंड
x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू बी। ठीक, अब ये कर्व ऐसे भी हो सकता है, ये तो सिंपलेस्ट केस है, मान लीजिए यहाँ बन गया, तब भी जो x बराबर है x बराबर b होगा वो एरिया अंडर द कर्व ही रिप्रेजेंट करेगा। बात ठीक है, लेकिन जब x के नीचे होता है तो जो एरिया होता है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। क्लियर, तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपकी इंटीग्रेशन का, कि जो फाइनाइट इंटीग्रेशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व जो भी फंक्शन जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड गिवन लिमिट्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। ठीक, चलिए ये बात सिंपल सी डिफिनीशन हमने देख ली इंटीग्रेशन की। अब देखिए जैसे डिफरेंशिएशन हमारा लीनियर ऑपरेटर की तरह काम करता था, इंटीग्रेशन भी हमारा चूंकि उसी का रिवर्स प्रोसेस है तो प्रॉपर्टीज़ को सेम रखेगा। अगर मान लीजिए हमें निकालना है fx प्लस gx का इंटीग्रेशन, हमें ये निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, fx को अलग इंटीग्रेट करेंगे और gx को अलग इंटीग्रेट करेंगे, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, लीनियर प्रॉपर्टी। मीन्स हमारा इंटीग्रेशन भी क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, वो लीनियरली ऑपरेट हो जाता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, fx dx है, तो ये क्या हो जाएगा, k बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, fx dx का होगा। ये भी लीनियर प्रॉपर्टी है, लीनियर ऑपरेटर। अगर इन दोनों हम कंडीशंस को कंबाइंड करें, ठीक है, ये जो अलग अलग हमने लिखा इसको कंबाइंड करें तो कुछ ऐसा बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई कांस्टेंट k1 इंटू fx है और यहाँ पर कोई कांस्टेंट k2 इंटू gx है। हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसे हम कर सकते हैं, k1 बाहर कर देंगे, fx को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, फिर k2 बाहर कर देंगे, gx को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, ये बात होती है। ठीक, ये उन दोनों कंडीशन का कंबाइंड फॉर्म है, इसे भी हम लीनियर प्रॉपर्टी ही कहते हैं। तो यहाँ से हमने ये जाना कि जो इंटीग्रेशन होता है वो लीनियर ऑपरेटर की तरह काम करता है। ठीक, आगे आप लोग पढ़ेंगे ऐसी फंक्शंस जो लीनियर ऑपरेटर होते हैं उनको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक, अभी ये आपकी बात काम की बात नहीं है। चलिए, तो अब हम फॉर्मूले को इस्टेब्लिश करते हैं, जो बेसिक फॉर्मूले हैं जिनसे हमारी पहली एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखेंगे क्योंकि उसी से काम होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, ठीक, वेयर n इज एनी रियल नंबर। तो ये जो होता है बच्चों, हमने देखा कि ये होता है nx की पावर n माइनस वन, nx की पावर n माइनस वन। अगर ऐसे ही हम इसको d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n प्लस वन कर दें, n प्लस वन कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है, n प्लस वन आगे आ जाएगा, जैसे यहाँ पर पावर आगे आ गई, और x की पावर n हो जाएगी, x की पावर n हो जाएगा। अब देखिए, अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n प्लस वन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस वन x की पावर n डी एक्स। ठीक, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला बन रहा है। अब हमने क्या बताया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल आउट कर देगा, और जैसे ही कैंसिल आउट करेगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, x की पावर n प्लस वन। ठीक, ये इक्वल हो जाएगा, n प्लस वन कॉन्स्टेंट है, k की तरह काम करेगा, इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेटर है, k बाहर आ जाता है, मीन्स n प्लस वन बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, x की पावर n dx का। अब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या आ गया, इसको इधर रखिए, उसको उधर भेजिए, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये आपका एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले से निकल के आया x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो nx की पावर n माइनस वन होता है, लेकिन x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो x की पावर
n+1 अपॉन n+1 मीन्स पावर एक बढ़ रहा है और जो पावर आ रही है उसी से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझ में आपको आ ही गया होगा। मान लीजिए x की पावर 10 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, x की पावर 10+1 और जो 10+1 आया है उसको नीचे भी रखेंगे, मीन्स x की पावर 11 अपॉन 11। ठीक, लेकिन यहाँ ही बात नहीं रुकती है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन चाहिए होगा। देखिए इसी एग्जांपल से हम उसको मॉडिफाई करेंगे। मान लीजिए हम डिफरेंशिएट करें, ये करेक्ट आंसर नहीं है, अभी आप यहाँ रुकिएगा, इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारे पास x की पावर 11 + c होता, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट होता, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, d/dx ऑफ x की पावर 11 प्लस d/dx ऑफ c, अलग अलग हो जाता, डिफरेंशिएशन एक्ट्स एज ए लीनियर ऑपरेटर। अब इसका डिफरेंशिएशन तो हमें पता है 11x की पावर 10 हो जाता, लेकिन इसका 0 हो जाता है, कांस्टेंट है 0 हो जाता है। तो यहाँ से ये बात समझिए, इस बात को ध्यान दीजिए कि हम चाहे डिफरेंशिएट करें x की पावर 11 प्लस एनी कांस्टेंट, तब भी क्या आएगा 11x की पावर 10। अगर हम डिफरेंशिएट करें सिर्फ x की पावर 11 को, तब भी क्या आएगा 11x की पावर 10। तो फंक्शन तो अलग अलग है लेकिन डेरिवेटिव सेम आ गया। इसी कठिनाई से बचने के लिए जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, एक कांस्टेंट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक, वो इसलिए क्योंकि कांस्टेंट ऐड है फंक्शन में, तब भी उसका डेरिवेटिव फंक्शन का ही आ रहा है, नहीं ऐड है तब भी फंक्शन का ही डेरिवेटिव आ रहा है। तो यहाँ से कठिनाई आ रही है, तो इसीलिए हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई, हमने कहा आपसे हम fx को हमारा d/dx किसी फंक्शन fx, मान लीजिए कैपिटल fx है, ठीक, और अगर हम d/dx निकालें उसी फंक्शन का किसी कांस्टेंट को ऐड करके, तब भी क्या आएगा, कैपिटल fx ही आएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैनिपुलेट करने के लिए ये कठिनाई ना आए, हम जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया, कैपिटल fx dx निकाला, तो वहाँ से तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देता है, तो यहाँ पर fx बचना चाहिए, लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे, fx + c, ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें। भाई इसको इंटीग्रेट किया तो ये मिल गया, अब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से fx बराबर क्या मिल जाएगा, d/dx ऑफ fx। बात ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने वहाँ पर क्या किया, x की पावर 10 को इंटीग्रेट किया, x की पावर 10 को इंटीग्रेट किया, क्या किया, x की पावर 10 को इंटीग्रेट किया, हमने क्या लिखा है, x की पावर 11 अपॉन 11। ठीक, अब इसमें क्या करना है, कोई भी कांस्टेंट हमें ऐड कर देना है, प्लस c कर देना है, बस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन डिफर्स इन कांस्टेंट। ठीक है, मीन्स अगर किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालें और उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालें और दोनों को माइनस करें तो वो एक कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप समझिएगा। तो हाँ, तो हम लोग फार्मूला इस्टेब्लिश कर रहे थे, एक फार्मूला हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि जो x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 एंड प्लस c। ठीक, वो हर एक फंक्शन के इंटीग्रेशन में वो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता रहेगा। लास्ट वाले में जब फाइनाइट लिमिट आएगा तो वहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, उसकी बात हम लोग करेंगे।
ये पहला फार्मूला हमारा हो गया। x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये था हमारा। एंड ऑफ कोर्स प्लस सी। दूसरे की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम d/dx निकालें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देखते हैं, साइन x आता है। साइन x का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें तो क्या आ जाता है, cos x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो cos x का इंटीग्रेशन होगा कि जो cos x का इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sin x एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोस c। ठीक, ये दूसरा फॉर्मूला हमारा होगा। तीसरा ही ऐसे अगर हम लोग इस्टेब्लिश करना चाहें तो हमें पता है d/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। इसका मतलब साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा, भाई अगर माइनस ना होता तो cos x आ जाता, माइनस है तो माइनस cos x आ जाएगा। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया। देखिए आप लोग डिफरेंशिएशन करते थे cos का तो साइन आता था, लेकिन cos का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन आएगा। बात ठीक है। चलिए ये 3 फॉर्मूले हो गए। और क्या है, हम लोग d/dx करते थे tan x का, tan x का करते थे तो क्या आता था, sec² x। इसका मतलब अगर हम लोग sec² x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, tan x आएगा। और ऑफ कोर्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका फोर्थ फॉर्मूला हो गया। हम लोग d/dx करते थे cot x का, तो माइनस cosec² x आता था। इसका मतलब हम लोग अगर cosec² x को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस cot x आ जाएगा। ये हमारा 5वां फार्मूला है। 6th फार्मूला, ठीक है जगह थोड़ा कम पड़ गई, हटाते हैं। 6th फार्मूला हमने साइन cos tan cot कर लिया। ठीक, d/dx sec x करते थे तो sec x इंटू tan x आता था। इसका मतलब अगर हम लोग sec x इंटू tan x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, sec x प्लस c आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। 6th फार्मूला था। 7th फार्मूले की बात करें, अगर हम लोग d/dx करते थे cosec x का तो ये माइनस cosec x इंटू cot x आता था। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब थोड़ा सा काम आपका आसान रहेगा। इसका मतलब cosec x इंटू cot x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस cosec x प्लस c आ जाएगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हो गए। चलिए और बात करते हैं। आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट किया होगा e की पावर x को, तो आपने देखा ये e की पावर x ही आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तब भी e की पावर x ही आएगा, बस एक एक्स्ट्रा टर्म कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 8वां फार्मूला हो गया। और आपने किया है, हाँ आपने बहुत सारे किए। d/dx log x का आप करते थे, नेचुरल लॉग लिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या आया था, ln जब भी लिखा जाएगा तो नेचुरल लॉग मीन्स जो लॉग का बेस है वो e है। 1/x आया था। इसका मतलब क्या हुआ, आप 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो log x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 9वां फार्मूला हुआ। और आपने किया था, हाँ आपने किया था, आपने डिफरेंशिएट किया था a की पावर x को, किया था, क्या आ गया था, a की पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e आ गया था। ठीक है, फार्मूले याद होने चाहिए। a की पावर x लॉग a टू द बेस e आ गया था। इसका मतलब a की पावर x लॉग a टू द बेस e को आप इंटीग्रेट करेंगे तो a की पावर x आएगा। ठीक है, प्लस c आएगा।
आएगा। log a टू द बेस e इज़ अ कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, ठीक, बाहर निकाल दीजिए। log a टू द बेस e बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ ax dx आ गया, और ये क्या आ गया, ax प्लस c आ गया। log a टू द बेस e से डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब a की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a की पावर x अपॉन log a टू द बेस e प्लस c अपॉन log a टू द बेस e। अब देखिए c भी कांस्टेंट है, log a टू द बेस e भी कांस्टेंट है, तो इसको फिर से हम कांस्टेंट ही लिख देते हैं, मीन्स a की पावर x अपॉन log a टू द बेस e प्लस c, या c1 कर दीजिए, कोई भी मतलब रहेगा, कांस्टेंट है। तो देखिए आपने यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएट करते हैं तो जो ये मल्टीप्लाई में आ रहा है कांस्टेंट, इंटीग्रेट करने पर वही कांस्टेंट डिवाइड में आ जा रहा है, ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसी का एक एग्जांपल, e की पावर मान लीजिए ax का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, बस जो कांस्टेंट आया उससे डिवाइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन में उससे मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई फार्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा होगा, अब इतना हम लोग देख लिए हैं तो इसको आगे भी हम लोग जनरलाइज कर लेंगे जैसे जैसे यूज़ आएगा। तो ये बेसिक फार्मूले के सेट्स आपके पास होने चाहिए। एक बार मैं आपको और बताता हूँ, आप इसको यहीं पर याद कर लीजिए, अलग से मत सोचिएगा कि बैठ के आप याद करेंगे। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन जानना है x की पावर n dx का, x की पावर n dx का क्या करना है, x की पावर n+1 कर देना है, नीचे भी n+1 कर देना है, एक कांस्टेंट ऐड कर देना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे sin x का पूछता है तो आपको याद करना है, ठीक है, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता था, तो मतलब sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x आएगा, माइनस cos x प्लस c कर देना है, ठीक है, सोचना है, ऐसे दिमाग में फट से याद हो जाएगा। तीसरा, cos x को आपको इंटीग्रेट करना है तो आपको सोचना है कि sin x को डिफ्रेंशिएट करते थे तो cos x आता था, मतलब cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, ठीक। फोर्थ, tan x को आपको करना है, tan x का आप अभी नहीं कर पाएंगे। अब आपको ये सोचना है कि tan x को डिफ्रेंशिएट करते थे तो sec स्क्वायर आता था, इसका मतलब sec स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, tan x आ जाएगा, ठीक। ये 4 फार्मूले हो गए। पांचवा, फिर आपको ऐसा सोचना है कि हम लोग cot x को करते थे तो माइनस cosec स्क्वायर x आता था, मतलब cosec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे ही करके याद करना है, माइनस cot x प्लस c आ जाएगा, ठीक, ये आपको याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं, cot का काम हो गया, फिर आपको sec पर आना है, आपको याद करना है sec को डिफ्रेंशिएट करते थे तो sec x इंटू tan x आता था, मतलब sec x इंटू tan x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec x आ जाएगा। सबका पहले आपको डिफ्रेंशिएशन याद करना है, तो ये क्या आ जाएगा, sec x प्लस c आ गया, इसे रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे बैठ के इसको याद करेंगे डायरेक्टली तो हो सकता है प्लस माइनस ये सब में आपको दिक्कत हो जाए। 7वें पर आइए, sec का काम हो गया, आप cosec के बारे में सोचिए, cosec को डिफ्रेंशिएट करते थे तो माइनस cosec x इंटू cot x आता था, मतलब cosec x इंटू cot x को अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, माइनस cosec x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये माइनस cosec x आ जाएगा, ठीक। फिर से आप याद करिए, आप a की पावर x को डिफ्रेंशिएट करते थे तो a की पावर x ही आता था, मीन्स a की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो a की पावर x ही आएगा। आप याद करिए, आप log x को डिफ्रेंशिएट करते थे 1/x आता था, मीन्स 1/x को आप अगर इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, log x प्लस c आ जाएगा। इतने मिनिमल फार्मूले हैं जो आपके जहन में, दिमाग में जब भी आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वो चलते ही रहना चाहिए। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर दिस फार्मूला, ये आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े बड़े होंगे तो इन फार्मूलों का जो यूज़ है हम लोग आपको शो भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा और फिर आप देखेंगे कि हाँ ये वही फार्मूला था। अगर वो याद नहीं रहता है तो वही जो सवाल आसान हो सकता था आपके लिए, वही सवाल आपके लिए कठिनाई खड़ा कर देगा और आपको समस्या होने लगेगी, तब आपको लगेगा कि इंटीग्रेशन इज़ अ टफ चैप्टर, छोड़ देते हैं।
और जैसे ही छोड़ेंगे मैथमेटिक्स से आपका नाता टूट जाएगा। तो इसीलिए इन फॉर्मूले को आप लोग डिराइव करके भी हमने इसीलिए दिखाया कि अगर आपको स्किप भी होता है, भूलता भी है, तो आप प्रोसेस अगर जान जाएंगे कि कैसे ये फॉर्मूले बने हैं, तो आप विद इन अ सेकेंड थोड़ा सा रफ का यूज़ करके आप बना लेंगे। ठीक है, तो आपको इसका जो डेरिवेशन है वो करना चाहिए। आप 2 से 4 बार इन फॉर्मूले को डिराइव कर लें खुद से जहाँ समस्या है फिर से उसको देख लें, फिर से डिराइव कर लें, लेकिन स्किप ना करें, रटने के चक्कर में ना पड़े। रटना ही दिमाग पर बोझ हो जाता है, वही फिर अच्छा नहीं लगता है, वही आपके लिए कठिनाई, वो कूड़ा हो जाता है ना कि ठीक है भर लिया है लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऐसा ज्ञान हो जाता है। तो इनको जब आप डिराइव करेंगे तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो पहली एक्सरसाइज है देखते हैं उसको हम लोग, जो सिर्फ डिफरेंशिएशन एज ए रिवर्स प्रोसेस हमें देखना होगा, सिर्फ उन्हीं को देखेंगे अभी, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ही। चलिए इंटीग्रेशन आपका चैप्टर आ गया, देखते हैं इसको। देखिए फॉर्मूले को बहुत बढ़िया सजा के रखा है ना। अभी हमने इनवर्स फंक्शंस की बात नहीं की थी, इसमें दिया है, उसकी भी बात कर लेंगे। कहाँ चला गया भाई पहली एक्सरसाइज? हाँ देखिए, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहा है। ठीक है, जैसे पहला सवाल देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें दिया है sin 2x को आपको इंटीग्रेट करना है। वी हैव टू इंटीग्रेट sin 2x dx। ठीक, जब भी इंटीग्रेट करेगा तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि dx लेना है। ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन है वो x का है। अब किसी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है, जैसे हमने कहा रिवर्स प्रोसेस, ऐसे आपको सोचना है। तो sin 2x आप सोचिए, जब हम cos 2x को करेंगे डिफ्रेंशिएट, ठीक, ये बहुत बेसिक मेथड है, थोड़ा सा आपको सोचना है। cos 2x को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? cos x का माइनस साइन होता था तो -2 sin 2x मिलेगा। बात क्लियर है? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब अगर हम sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये -1/2 नीचे आ जाएगा, मीन्स -1/2 cos 2x प्लस c, ऐसा मिलेगा। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देखने का एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, अगर हम सीधा फार्मूला यूज करें जो हमने अभी देखा, हमें निकालना क्या है? sin 2x dx। हमने भी फार्मूला पढ़ा कि sin x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है? -cos x प्लस c। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या आ गया? sin 2x आ गया। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? -cos 2x आ जाएगा। और अभी हमने कहा था जो कांस्टेंट आता है डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, तो 1/2। ठीक है, तो ये दो तरीके हो सकते हैं। देखने का एक और तरीका है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेकिन उसकी बात अभी हम नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा रुक के करना चाहते हैं, पहले बेसिक मेथड सीखना चाहते हैं।
जैसे दूसरा सवाल हो गया, हमें इंटीग्रेट करना है cos 3x dx। इन सबको आप चुटकियों में करेंगे, इतना सोचना नहीं है, लेकिन अभी बेसिक है, शुरुआत है, तो इस प्रोसेस को भी सीख लेते हैं कि सोचना कैसे है, बेसिक्स। बाद में आपको ये सब नहीं करना है, आप सीधे फॉर्मूले का यूज़ करें। cos आ गया तो आपको सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन cos होता है, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन वही होगा। तो हमें पता है अगर हम d/dx से sin 3x निकालें तो ये क्या आता है cos 3x, और डिफरेंशिएट हो रहा है तो जो कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक, इसका मतलब कि cos 3x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/3 नीचे आ जाएगा, sin 3x प्लस, ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वी आर सेइंग इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये एक तरीका हो गया। डायरेक्ट अगर हम लोग फार्मूला यूज़ करें, हमें पता है cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, तो cos 3x हो गया तो sin 3x हो जाएगा, और जो कांस्टेंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। दो तरीके हो गए। ठीक, बेसिक। अभी एक तरीका और है, ध्यान रहे, अभी सिर्फ दो तरीके आपको बताए जा रहे हैं। हमसे कह रहा है e⁻²x को आप इंटीग्रेट करिए बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बाय यूजिंग नो फार्मूला। तो हमें देखना है किसका डिफरेंशिएशन e⁻²x होता है। तो हमें पता है कि अगर हम d/dx e⁻²x निकालें तो वो 2e⁻²x आता है। इसका मतलब e⁻²x का जो इंटीग्रेशन होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/2 उधर चला जाएगा, e⁻²x प्लस c। फिर से आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है e⁻x का डिफरेंशिएशन, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c। a आ गया, 2 आ गया, ठीक है, a आ गया तो यहाँ भी a आ जाएगा, और जो कांस्टेंट आया उससे डिवाइड हो जाएगा। ये दो तरीके हो गए। हाँ, इसको देखते हैं। a⁻ax प्लस b होल स्क्वायर। ठीक, इसको हमें इंटीग्रेट करना है dx। बात ठीक है। चलिए, एक तरीका तो हो सकता है कि आप इसको एक्सपेंड कर दें और फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ कर लें, लेकिन अगर हमें, जैसे हमने sin 2x cos 2x का सोचा डायरेक्ट, ऐसे अगर हमें सोचना हो तो कैसे सोचेंगे? हमें देखना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि ये जिसका डिफरेंशिएशन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं किसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है। d/dx ax प्लस b की पावर 3 कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है तो पावर आगे आती है और एक कम हो जाती है। चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है तो क्यूब करेंगे तब पावर एक कम होगी तो हमें स्क्वायर मिलेगा। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 3 आगे आ जाएगा, ax प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और चेन रूल से अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो a बाहर आ जाएगा। मीन्स ये क्या आ जाएगा, 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें इस वाले को तो 3a बाहर आ जाएगा, मीन्स उससे डिवाइड हो जाएगा, और ax प्लस बी के होल स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, ax प्लस बी का क्यूब अपॉन 3a। आ जाएगा कि नहीं? आराम से आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो हुआ वही है। अगर आप ध्यान दें कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो nx की पावर n-1, या ऐसे कहें कि जो x की पावर n का इंटीग्रेशन है, x की पावर n का इंटीग्रेशन वो क्या है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। x की जगह पर ax प्लस b है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे, एज ए x देखते थे, फिर जिसको x मानते थे उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे, चेन रूल। x की जगह पर क्या दे दिया है, ax प्लस b रख दिया, ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3, और जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में। तो मल्टीप्लाई में क्या था, a था, कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है, वेरिएबल के टर्म की बात हो रही है तो 1/a आ गया। ठीक, चलिए 5वां सवाल देखते हैं।
पांचवा सवाल आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखिए इंटीग्रेशन हमने कहा लीनियर ऑपरेटर है, मीन्स हमें क्या निकालना है, साइन 2x dx माइनस 4 इज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, e की पावर 3x dx, ये हमें निकालना है। अभी हमने देखा साइन 2x का -1/2 cos 2x, भाई साइन का माइनस कॉस कांस्टेंट है नीचे आएगा, -4 e की पावर 3x का e की पावर 3x और जो कांस्टेंट है वो नीचे आएगा प्लस c, ये इसका आंसर होगा। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला फंक्शन मिल जाएगा, बात ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। अब फॉर्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं जो हमने इस्टेब्लिश किया है। 6th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx। ये इंटीग्रेशन इज ए लीनियर ऑपरेटर तो अलग अलग हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, e की पावर 3x dx हो जाएगा प्लस 1 dx हो जाएगा, ठीक है। e की पावर 3x का 1/3 e की पावर 3x, अब ये आपके जहन में बैठा होगा प्लस, अब यहाँ पर देखिए 1 है, 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, लिख दीजिए, और x की पावर n के इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा दीजिए, तो x की पावर n+1 मीन्स 0 + 1 अपॉन 0 + 1 एंड प्लस c, ठीक है। तो ये क्या आ गया आंसर आपका 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। ऐसे करना है। आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन, x² इंटू 1 - 1/x² dx। आप ये बात अब दिमाग में बैठा लीजिए कि 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x होगा, बार बार ये 0 लिख के आपको फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² - 1 dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन इज ए लीनियर ऑपरेटर, अलग अलग कर देंगे, x² dx माइनस 1 dx, x² का x³/3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा एंड प्लस c, ठीक, ऐसे करना है। 8th पर आते हैं, इंटीग्रेशन करना है ax² प्लस bx प्लस c dx। इंटीग्रेशन इज ए लीनियर ऑपरेटर, अलग अलग कर देंगे, a बाहर हो जाएगा x² dx प्लस b बाहर हो जाएगा x dx एंड प्लस c बाहर हो जाएगा 1 dx, c के साथ 1 है, ठीक है। ax² का ax³/3 हो जाएगा, x का x²/2 हो जाएगा और 1 का x हो जाएगा एंड प्लस, देखिए c यूज़ हो गया तो कांस्टेंट जो ऐड करेंगे d कर देते हैं, ठीक, नोटेशन मैच नहीं करना चाहिए। 9th पर आते हैं, सेम है क्वेश्चंस, बहुत कठिन नहीं है। 2e की पावर 2x² इंटीग्रेट करना है 2x² प्लस e की पावर x dx को, डायरेक्ट करते हैं, 2 बाहर हो जाएगा, x² का x³/3 और e की पावर x का e की पावर x ही रह जाएगा प्लस c, ठीक। ऐसे ही धीरे धीरे स्पीड आपको मेंटेन कर लेना है। 10th पर आते हैं, आपको दिया है √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, क्या आ जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2 dx। होल स्क्वायर का फार्मूला आपको आता ही होगा, अलग अलग कर दीजिए, x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 1 इंटू dx, ठीक है। x का x²/2 1/x का अभी देखा log x माइनस 2x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। 11th पर आते हैं, क्या दिया है x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx, ये दिया है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा माइनस
4 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स, ये बन जाएगा। भाई हर एक टर्म को हमने अलग अलग कर दिया। एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 के साथ 1 है, 5 का हो जाएगा इंटीग्रेशन 5x माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4, अब ये देखिए माइनस आएगा प्लस हो जाएगा और अपॉन एक्स प्लस सी, ठीक ये हो जाएगा। तो अब नहीं लगता है कि आपको इस एक्सरसाइज में कोई समस्या होगी, ठीक है। और देख लेते हैं, चलिए सारे ही देख लेते हैं। 11 तक हो गया, 12th देखिए, इसको भी पहले सिंप्लीफाई करना है। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, अब रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, ठीक ऐसा लिख लेते हैं। अब अलग अलग टर्म में डिवाइड कर दीजिए, एक्स की पावर 3 माइनस 1/2 हो जाएगा, पावर ऊपर जाएगा घट जाएगा, प्लस 3 एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है यहाँ 1/2, प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है, टी एक्स ये आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करिए, एक्स की पावर क्या हो जाएगा 3 2 6 माइनस 1 5/2 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 1/2 dx, ठीक कर लीजिए इनको इंटीग्रेट। पावर एक ऐड होगा, एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 मीन्स 7/2 अपॉन 7/2 होगा तो रिवर्स होकर 2/7 हो जाएगा, प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 है प्लस उसमें 1 ऐड होगा तो एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा और 3/2 नीचे आएगा तो 2/3 बन जाएगा, प्लस 4 इसमें 1 ऐड होगा तो x की पावर 1/2 और 1/2 नीचे रिवर्स होगा तो 2 आ जाएगा प्लस c। अब थोड़ा इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 13th हो गया, 14th पर आते हैं, क्या दिया है 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, ठीक इसको भी सिंप्लीफाई कर लिए, अलग अलग कर लीजिए। रूट एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा, माइनस एक्स रूट एक्स अलग हो जाएगा। अभी ऐसा हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, और इसको कैसे लिखेंगे एक्स की पावर 1 है यहाँ पर 1/2 है, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो 1 + 1/2 हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। अब क्या होगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा तो रिवर्स होकर 2/3 हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर, अब इसको जोड़ना है इंटीग्रेट करने के लिए। देखिए 3/2 पहले से है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब 3/2 का क्या हो जाएगा, ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 करेंगे तो एक्स की पावर 5/2 और 5/2 का रिवर्स होगा तो 2/5 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है, बेसिक है, एकदम बेसिक है, फार्मूला आपको याद है, फटाफट लगाते जाइए। चलिए 15th हो जाएगा, 16th हो जाएगा, 17th हो जाएगा, 18th हो जाएगा, कोई समस्या नहीं हो। चलिए 18th कर देते हैं आपके लिए। क्या दिया है sec x प्लस 10x dx, ठीक अलग अलग कर दीजिए, sec स्क्वायर x dx, sec x tan x dx, ये हो जाएगा। sec स्क्वायर का हमने पढ़ा tan x, sec x इंटू tan x का हमने क्या देखा sec x प्लस सी। देखिए फार्मूला याद है, फट से आपका काम होगा। चलिए 19th देखते हैं, sec स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए क्योंकि ऐसा फार्मूला आपके पास नहीं है। 1/cos स्क्वायर एक्स और ये sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx, ठीक है। क्या बन जाएगा ये tan स्क्वायर एक्स dx। अभी भी ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, सिंप्लीफाई अभी हमने किया लेकिन फार्मूला बना नहीं। tan स्क्वायर एक्स का हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा था tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था tan x, तो tan स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है लेकिन sec स्क्वायर का पता है, तो उसको उसमें चेंज करिए, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। tan x बराबर होता है ना tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको अलग अलग कर दीजिए,
तो जिसका फार्मूला हमें पता है हमें उसी में कन्वर्ट करना है। ठीक, अलग अलग कर देंगे, क्या बन जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स बन जाएगा। सेक स्क्वायर का अब हमें पता है tan x होता है 1 का x प्लस सी, ये आपका काम हो गया। चलिए 19th हो गया, 20 वाला करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइड कर देते हैं, 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx अलग अलग भी कर देते हैं, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अलग अलग कर देंगे तो dx। देखिए 2 वहाँ से बाहर आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन टेन एक्स माइनस 3 बाहर आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। ये काम आपका हो गया 20 तक। 21 बहुत आसान कर दिया है, अलग अलग कर दीजिए, पावर की एक्स की पावर एन का फार्मूला दोनों जगह लगा दीजिए। भाई एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा तो एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2, सीधा फार्मूला लगाना है। ठीक, ये वाला देखते हैं 22 वाला। इसमें हमें दिया है कि किस एक फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएशन दिया है, f(x) का हमें डिफ्रेंशिएशन दिया है। कह रहा है कि f(x) का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 4x³ माइनस 3x की पावर 4 है। ठीक, मतलब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, 4x³ माइनस 3x की पावर 4 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा f(x) आएगा f(x) प्लस c आएगा। इनफैक्ट कह रहा है कि सच दैट f(2) हमें 0 दिया है, f(2) की वैल्यू 0 दिया है तो f(x) की वैल्यू पूछा है। ठीक, इसको हम पहले इंटीग्रेट करते हैं, 4x की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा माइनस 3, x की पावर माइनस 4 जाएगा तो x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा f(x) प्लस c आ जाएगा। चलिए अब इसमें हम f(2) रखते हैं। भाई यहाँ से f(x) क्या आ गया, चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ से जो हमें स्मॉल f(x) निकालना था वो क्या आ गया, f(x) बराबर 4 से 4 कट जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 हो जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और इस c को इधर ले जाएंगे माइनस c, ये f(x) आ गया। अब अगर हमें ये c पता चल जाए तो f(x) कम्प्लीटली हमें डिटरमिन हो जाएगा। यही अभी c अननोन है, उसको निकालने के लिए आपको एक कंडीशन दिया है जिसे हम लोग कभी कभी इनिशियल कंडीशन भी कहते हैं। x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन 0 आएगा, मीन्स f(2) हमें क्या दिया है 0 दिया है। चलिए फंक्शन में x की जगह पर 2 रखते हैं, 2 2 * 4 2 * 8 2 * 16 प्लस 1 अपॉन 8 माइनस आ गया 0 है, ये कितना आ जाएगा 129 अपॉन 8 c। अब इस c को यहाँ रख दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही f(x) हो जाएगी, ये वाली हमारी हो जाएगी d वाली। ठीक, नहीं ये वाली c वाली, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x³ माइनस c तो प्लस 129 अपॉन 8 हो जाएगा। बस इतना सा था। अब इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अगर इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आपको समझ में बहुत कम आएगा, समस्या क्रिएट होगी। तो जितना आज बताया गया इनको आप विधिवत बढ़िया से 2 3 4 बार कर लेंगे तो इंटीग्रेशन आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप रिवाइज़ करेंगे जिससे हमको आगे पढ़ाने में और सहूलियत होगी और आसानी होगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।